तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखो, सबसे पहले ना आपको ड्यू निकालना होता है। ड्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, ड्यू निकालने का फार्मूला ये होता है, इसको एज इट इज़ रट लो। वैसे तो हम इसके नंबर ऑफ़ रिंग्स काउंट करके या फिर नंबर ऑफ़ पाइवट काउंट करके भी हम ड्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वहाँ पे तुम नंबर ऑफ़ रिंग्स से और पाइवट से नहीं काउंट कर सकते, जैसे जिसमें एक्स एन वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जो होता है फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है? C+1 माइनस एच एक्सएन। एच एक्सएन से याद रखना, और पहले में पॉजिटिव आता है फिर नेगेटिव आता है बाय 2। ठीक है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर ना दिया हो तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। बाकी तुम यहाँ पे जैसे रिंग और पाइवट काउंट करके भी बता सकते हो ड्यू का। कितने पाइवट्स हैं इसमें? 1 2 3, एक रिंग 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए ना, और ये 3 रिंग्स हो गई। तो 7 पाइवट है और 3 रिंग है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ROH होते हैं ना, वो सेम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करे जाते हैं। लेकिन जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन ग्रुप कंसिडर करे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो अल्कोहल और फिनॉल होता है, वो अलग अलग फंक्शन ग्रुप माने जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या ये दोनों होमोलोगस हैं एक दूसरे के? तो देखो यहाँ पे ये होमोलोगस हैं, यहाँ पे ये होमोलोगस हैं। लेकिन अगर इसमें जो होता है ना, ये OH, ये CH2OH होता, ठीक है, तो क्या होता, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप फिर नहीं होते, क्योंकि फिर वो एक अल्कोहल बन जाता और एक ये फिनॉल रह जाता। तो ये जो है इसकी होमोलोगस सीरीज है ये, लेकिन जो है वो मैंने दूसरी कंडीशन बता दी। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस आर नॉट फंक्शनल ग्रुप। अब ये है तुम्हारे यहाँ पे ड्यू निकाल लीजिए। क्या ये और ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं? ये और ये होमोलोगस हैं, क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस है खाली। ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप इनमें सेम है। ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये देखो मैंने जो चीज़ बताई थी कि यहाँ पे CH3 है अलग, ये अल्कोहल है और ये तुम्हारा फिनॉल हो गया। अब है ड्यू। और ड्यू अब देखो आइसोमर्स की बात करते हैं। तो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टीरियो आइसोमर होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और ये जो है इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर है। रेडियोसिटी रेडियोसिटी FM कैनॉट प्लेस, रेडियोसिटी FM कैनॉट प्लेस। RC से रिंग चेन आइसोमर हो गया और रिंग आइसोमर हो गया, और फिर ये टॉटोमेरिज्म हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेटामेरिज्म हो गया, और ये C हो गया, मतलब कि चेन हो गया, ये तुम्हारा पोजीशन हो गया। तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? अगर मतलब ये है इसका कहने का कि अगर दो टाइप की चीज़ें दिखा रहा है, दो टाइप के आइसोमर्स हैं इसमें बने हुए, रिंग चेन और टोटो है, तो उसमें जो हम बोलेंगे उसको वो बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। अब स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं ये होते हैं दो टाइप के, कन्फॉर्मर और कन्फिगरेशनल। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा जब भी वो आइसोमर्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सेम होता है, लेकिन इसमें जो 3D ओरिएंटेशन होता है ना स्टीरियो में, वो अलग अलग होता है। अब कन्फॉर्मर हो गया, कन्फिगरेशन हो गया। कन्फिगरेशन में भी कन्फिगरेशन में दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। कन्फॉर्मल जो होते हैं वो तुमने देखे होंगे, जो तुम्हारे जिसमें न्यू लैंड्स लॉ जो लगता है, उसमें गॉचे और ये सब जो आते हैं वो कन्फॉर्मर होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। अब है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है इसमें, पेरेंट चेन जो होती है, साइड कार्बन चेन डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट क्या होती है चेन आइसोमर में, पेरेंट चेन डिफरेंट होती है और साइड कार्बन चेन डिफरेंट होती है। तो जैसे इसका इसका और इसका एग्जांपल लें, तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट चेन इसमें क्या है, ये 5 की पेरेंट चेन हो गई, और इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन है, और इसमें 3 की पेरेंट चेन है। तो ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 3 की है, तो ये भी क्या है तुम्हारे चेन आइसोमर है। और ये क्या है, ये भी चेन आइसोमर है। ये क्या है, चेन आइसोमर है या क्या है ये? तो देखो इसमें 5 की पेरेंट चेन है, इसमें भी 5 की पेरेंट चेन है, लेकिन जो इसकी साइड चेन्स है वो डिफरेंट होती हैं। एक एक तरीका होता है इनको निकालने का, पोजीशन और चेन आइसोमर में। ठीक है। तो इसमें जो है जैसे कि अगर आपकी ये है, इसको मैं मिटा दूँ, तो मान लीजिए इसमें से किसी का हम एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। तो इसमें जो
चेन आइसोमर है वो पेरेंट चेन है वो 5 की है, वो 4 की है, तो ये 4 की हो गई, ठीक है। और जो इसमें साइड चेन है वो कितनी है, वो 1 है साइड चेन, ठीक है। तो इसको ये नंबर दे दिया, और इसमें पेरेंट चेन 3 की है और इसमें 2 है, तो 3 2। अगर ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो क्या होगा ये, तो ये होता है पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर ये दो नंबर अलग अलग आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे हैं 4 1 और 3 2, तो ये चेन आइसोमर होते हैं। ऐसे ही इसमें लगा के देखो, इसमें कितना है, इसमें है 4 0, साइड चेन 0 है, 4 का इसका पेरेंट चेन है, इसमें 3 का पेरेंट चेन है 3 1, तो ये क्या है, चेन आइसोमर है। अगर ये 4 0 4 0 होते दोनों, तो ये पेरेंट वो पोजीशन आइसोमर हो जाते, ठीक है। तो ये है इसका चक्कर। तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन कुछ जगह होती हैं जैसे कि सी एन जैसे जो वो होते हैं ना वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सी एन जो है फंक्शनल ग्रुप भी है, और सी एन जो है तुम गिन रहे हो नहीं गिन रहे हो पेरेंट चेन में, वो मैटर करता है वहाँ पे। पोजीशन आइसोमर, अब ये पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर में क्या है तुम्हारा, मैं उसी तरीके से बता देता हूँ। वैसे तो पोजीशन क्या होती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, अलग अलग है ना पेरेंट चेन, लेकिन इसमें सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और इसमें पेरेंट चेन भी सेम होती है। डिफरेंट क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है फंक्शनल ग्रुप की यहाँ पे, ठीक है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो सब्सटेंट, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट जो ये जुड़े हुए हैं उसकी पोजीशन अलग अलग हो। तो यहाँ पे पेरेंट चेन सेम है। उसके बाद में अब देखेंगे हम इसकी पोजीशन अलग है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट चेन सेम है, यहाँ पे पेरेंट चेन सेम है, पोजीशन अलग अलग है। अगर हम उस तरीके से करें इसको, पोजीशन आइसोमर में सेम आने चाहिए ना, तो क्या होता था उसमें कि पेरेंट चेन 6 नंबर की और इसमें 2 साइड चेन है तो 2, इसमें क्या है 6 नंबर की और 2। अब इसमें देखें क्या ये पोजीशन आइसोमर से कर पाएंगे हमसे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, और ये एक इसमें साइड चेन है, एक 5 और 1, ये भी 5 1, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं इसमें। चेन आइसोमर में मेन क्या होता है, पेरेंट चेन अलग होती है और इसमें पोजीशन पेरेंट चेन सेम होती है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं उस वाले तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट चेन देखते हैं, 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5, तो पेरेंट चेन अलग है, ठीक है। तो ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है, ठीक है। अब मिनिमम जो कार्बन रिक्वायर्ड बाय द एल्केन टू शो चेन आइसोमर, तो कितने कार्बन की ज़रूरत है जिससे कि हम चेन आइसोमर शो कर पाएँ, तो 4 कार्बन की ज़रूरत है, एज इट इज़ याद रखो। एल्कीन को कितने की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है चेन आइसोमर दिखाने के लिए, और एल्काइन को 5, तो 4 4 5 करके 4 4 5 एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये याद रखो चेन आइसोमर के लिए, ठीक है। अब एल्केन के पोजीशन आइसोमर के लिए क्या है, एल्केन अगर तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमर, तो इसमें मिनिमम 6 चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एल्कीन को 4 चाहिए होते हैं और एल्काइन को भी 4 चाहिए होते हैं, तो 6 4 4 4 4 5 याद रखना है इसको। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। वैसे समझना चाहो तो समझने में इतना कोई बहुत तगड़ा साइंस नहीं लगी है, इसमें आसान ही है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम होता है। डिफरेंट क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से बने हुए होते हैं। तो अल्कोहल और ईथर जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे के जो होते हैं फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से बन सकते हैं, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, दो चीज़ें बन सकती है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अल्कोहल प्लस ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ईस्टर का मतलब समझ रहे हो ना, ये डबल बॉन्ड ये, और इधर दोनों साइड आर जुड़े हुए, और एसिड का क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल साइड पे ये एच जुड़ा हुआ होता है, COH बना हुआ होता है। तो कार्बोक्सिलिक और ईस्टर होते हैं। साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN और MC। फिर आगे चलते हैं, डाई ईन, 2 ईन ग्रुप और 1 आइन ग्रुप, ठीक है। 2 ईन ग्रुप और 1 आइन ग्रुप। जैसे डबल बॉन्ड जो होते हैं, अगर इसमें जो होता है ये तो 2 सिग्मा होते हैं, ये 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक
ट्रिपल बॉन्ड के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 पाई होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो क्या हो गया, डाइईन और एल्काइन जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब अल्कोहल और फिनोल भी, अल्कोहल और ईथर और अल्कोहल और फिनोल भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना। 1 2 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और ये एक दूसरे के फिर भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं इनसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब याद रखना। फंक्शनल आइसोमर कौन किसके साथ बनता है, अल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ में, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ में, डाइईन एल्काइन के। ये तो आसान है, देखो ये दो, 4 और 5 तो आसान है, ये तो ध्यान रहोगा। क्या ध्यान रखना है, अल्कोहल ईथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, ये भी दिमाग में आ जाता है। ये अल्कोहल ईथर के साथ में और कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ में, और फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस ये भी ध्यान में आ जाएगा एक बार पढ़ने में। लेकिन अल्कोहल फिनोल के साथ में, अल्कोहल ईथर के साथ में, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के साथ में, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ें अब देखो, पेपर पास में आ गया है तो हमको ज़्यादा चीज़ें वो देखनी है कि हम भूलते क्या हैं। टाइम वेस्ट होता है वरना फालतू चीज़ों को याद करने में। जो तुम्हें ऑलरेडी याद है उसको बार बार नहीं करना है। रिंग चेन आइसोमर, देखो इसमें क्या सेम होता है, रिंग चेन आइसोमर में डी सेम होता है। खैर डी सब में सेम होता है, जितने भी स्ट्रक्चरल होते हैं उसमें सब में डी तो सेम होता ही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डी तो सेम ही है। तो इसमें देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें निकालना है ना, रिंग चेन तुम्हारे कितने बनेंगे। मैं कहने का मतलब ये था कि इसमें डी का नंबर चेक कर लेना, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंट इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ पेरेंट चेन में नेचर ऑफ पेरेंट चेन या तो साइक्लिक हो सकती है या ओपन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक डी यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मतलब या तो एक डबल बॉन्ड बन सकता है या फिर एक रिंग बन सकती है। इसमें 2 डी यू है, मतलब कि इसमें 2 रिंग बन सकती है, अगर बना सको तो। लेकिन इसमें बना नहीं सकते वरना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन कहाँ से लाएंगे एक्स्ट्रा। तो इसमें एक रिंग बन जाती है और एक जो है इसका डबल बॉन्ड अंदर रह जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके बनते हैं। ड्यू पहले ड्यू चेक कर लो, ड्यू के हिसाब से देख लेना। अब है मेटामेर। मेटामेर में क्या होता है, देखो इसमें चीज़ें जो हैं ये तो समझ समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम यही भूल गए, मेन फार्मूला भूल गए, तो फिर फ़ायदा क्या। तो फार्मूला जो जैसी चीज़ें जो होती हैं जिससे तुम ड्राइव कर भी सकते हो, अगर बाई चांस तुम एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें भूल गए तो मेन जो बेसिक फार्मूला होते हैं जिससे निकल के आएगा वो ड्राइव कर सकते हो, वो चीज़ तो तुम्हें याद रहनी चाहिए। तो यही है बस। अब मेटामेर, मेटामेर क्या होता है, जो ऐसे जो कार्बन ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जो पॉलीवेलेंट होते हैं, मतलब कि दोनों साइड से जुड़े हुए होते हैं, तो वो ग्रुप्स जो है मेटामेरिज्म दिखाते हैं। जैसे कि ईथर हो गया, यहाँ पे तुम्हारा थाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे एनएच हो गया, अमाई अमाइन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ईस्टर हो, ये एनहाइड्राइड हो गया, या फिर ये ईस्टर हो गया। ध्यान रखना, एनहाइड्राइड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, जब उसके बीच में से वाटर निकालते हैं। और ईस्टर जो होता है दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ईस्टर और एनहाइड्राइड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या फिर कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये मेटामेरिक दिखाते हैं। मतलब इनके इस साइड और इस साइड जो है अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, मतलब अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। लेकिन जो वो 2 होते हैं मेन जो होता है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। एल्काइल या फिर एराइल डिफरेंट क्या होता है इसमें, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप अलग अलग होते हैं, जो इधर की साइड और इधर की साइड जुड़ते हैं। चलो, टॉटोमेरिज तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला ग्रुप है, ठीक है, इसके दोनों साइड जुड़ सकते हैं, लेकिन इधर वाला और पहले इधर ये है और इधर ये है, लेकिन दूसरी बार में क्या है, ये इसमें क्या कर दिया, ये इसमें थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने लिखा नहीं है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। तो अब ये बेंजीन जो है इधर की साइड से जुड़ गई है और ये जो है इधर की साइड से जुड़ गया है। तो क्या हुआ इससे, ये मेटामेर बन गया। इस तरीके से होता है, ये एक एग्जांपल हो गया। टोटोमेरिज मैंने जीओसी में करवा दिया। अब प्रायोरिटी ऑर्डर इसका है रेडियो सिटी टॉप एफएम नियर द कैनॉट प्लेस, ठीक है, नियर की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबसे बनता है रेडियो सिटी, सिटी से तुम्हारा रेडियो सिटी से तुम्हारा रिंग चेन होता है, ठीक है। तो सी का भी कोई इतना मतलब नहीं, आर याद रखना, आर सी टी बनाने के लिए रखा गया है। अब है आइसोमर, देखो इसमें याद रखना सीधे सीधे। अगर नॉर्मल आइसोमर्स की बात करें तो CH3 के जो होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर 1 बनते हैं, C2H5 के 2 बनते हैं, और C3H7 के 2 बनते हैं, और C4 के 4 बनते हैं। तो 1 का 1 बनता है, 2 का भी 1 बन सकता है, 3 का 2 बन सकते हैं, 3 का 2 बन सकते हैं, और तुम्हारा 4 के
4 बन सकते हैं। इसमें ये क्या बोला गया है कि एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब कि जब तुम्हारा ऐसे है, सॉरी, ऐसा करके है, तो यहाँ पे Cl जो है एक ही पोजीशन है उसकी जोड़ने की, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार यहाँ से जुड़ सकता है Cl, एक बार यहाँ से जुड़ सकता है Cl, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें 4 वाले में, तो पहले तुम इसके स्ट्रक्चर ही कैसे बना सकते हो, ये 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो। तुम Cl कहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, और तुम यहाँ जोड़ सकते हो, तुम यहाँ जोड़ सकते हो, और तुम यहाँ जोड़ सकते हो, तो 4 बनते हैं, ठीक है। किसमें, C4 में, और C3 में 2, और C5 में 8 बनते हैं। याद रखना इसको, बिल्कुल रट लेना दिमाग में बिल्कुल। ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये पूरा एल्केन नहीं है। और ये जो है एल्केन के हैं, मतलब कि C5 के 3 वो बन सकते हैं। यहाँ पे Cl जोड़ने की बात नहीं हो रही है, देख लो, ये C5H12 है, मतलब कि प्रॉपर एल्केन है ये। तो कितने बन सकते हैं इसके, एक एक बार यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ जुड़ जाएगा, बस ये 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। और ये 7 के 9 बन सकते हैं, ये एल्केन्स है, ठीक है। और अगर हम C5H10 है, यहाँ पे पहले डी यू निकालो, डी यू क्या आएगा, C+1 इजकल्स टू 6 और माइनस एच एक्स एन, एच एक्स और एन तो है नहीं, तो ये Hy2 इजकल टू 5, तो डी यू आ रहा है 1 यहाँ पे। तो मतलब कि ये जो है एक रिंग बना सकता है, या तो ये इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देगा, यहाँ पे भी लग सकता है डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर ये इस तरीके का बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। और ये तुम्हारे किस किस तरीके से डबल रिंग बना सकता है, ये तरीका 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 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स, ठीक है। अब आगे चलो। अब जैसे इसमें है, इसमें डी यू क्या है, 0 है, इसमें डी यू क्या है, 0 है, 5 और एच प्लस एक्स प्लस माइनस एन, तो यहाँ पे 10, मतलब 5/5 0, ठीक है। तो कितने बन सकते हैं इसके, ये 4 बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखे थे ना अभी ऊपर एल्काइल C4H9Cl के, अभी हम जो एल्काइल वाली बात कर रहे थे वो यही, इसी की तो बात चल रही थी। अगर यहाँ पे हम Cl या OH कुछ जोड़ दें तो क्या बनेंगे ये, तो ये कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे इसके। अब यहाँ पे भी तुम्हारा डी है 0, और इसमें क्या क्या बन सकता है, इसमें अल्कोहल बनाओ और ईथर बनाओ, तो किस किस तरीके के अल्कोहल ईथर बन सकते हैं, ये है देखो तुम्हारा, ये तुम्हारे जो अल्कोहल हैं ये तो 4 बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला ईथर है, ये तुम्हारे इसके 2 बन सकते हैं, और इस वाले ईथर के 1 बन सकता है। बना के देख लेना कितने टोटल बनते हैं इसमें, अल्कोहल और ईथर 7 बनते हैं। अब है तुम्हारा ओनली एल्काइन C6H10। अगर हम सिर्फ एल्काइन की बात करें, इसमें एल्काइन की बात करें, ठीक है, C6H10 का पहले डी यू निकालो, 7 माइनस 5 2 है, मतलब कि ये 2 डबल, मतलब कि 2 डबल बॉन्ड ग्रुप आएंगे इसमें, ठीक है। तो खाली अगर हम एल्काइन की बात करें, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो कितने बनेंगे वो बना के देख लेना, कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। अब है ओनली बेंजोइड। यार इसमें ना ये इसके नाम जरूर याद रख लेना, बेंजोइड बेंजोइड तो सब चीज़ें ठीक है, ये जो है ना, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नाम है। साला ये ना नाम भी डाल देते हैं, और फिर हमें आता सब कुछ है, मगर वहाँ पे जाके हम नामों की वजह से रह जाते हैं। तो नाम बहुत ज़रूरी हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रेसोल होता है, ये क्या होता है, क्रेसोल होता है, ये क्या होता है, एम क्रेसोल होता है, मेटा क्रेसोल, जो CH3 जुड़ा हुआ होता है इसको क्रेसोल होता है मेन। जब ये तुम्हारा OH के साथ में CH3 जुड़ा हुआ होता है तो इसको क्रेसोल के लिए कहते हैं। और जब बेंजीन पर ये तुम्हारा OR ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको, अगर CH3 है तो एनिसोल बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GI, अब देखो GI जो होते हैं, अलग अलग तरीके के GI होते हैं। एक तो साइक्लो एल्कोहल में GI होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा sp3 साइक्लो में भी दिखा सकते हैं ये,
वैसे तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाते हैं, लेकिन ये जो इस वाले अगर कोई रिंग है तो रिंग में ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है इसमें, एक ये पॉसिबिलिटी है इसमें। ये क्या है, ये सिस है, ये ट्रांस है। ठीक है, ये देख लीजिए दूसरा एग्जांपल इसका साइक्लो का। और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है तो भी ये दिखा सकता है, नाइट्रोजन भी दिखा सकता है। बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी छोड़ो, ये वही चीज़ है कि इसमें 60 डिग्री रियल में होता है और एक्सपेक्टेड हमने किया होता है, क्योंकि ये sp3 कार्बन है तो 109 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेंथ में 49 डिग्री का होता है। इसमें तुम्हारा 109 डिग्री और 90 डिग्री मतलब 19 डिग्री का। और ये बेंजीन जो होता है इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है, तो 0 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब ये चलते हैं आगे। अब है इसमें ये कभी सो नहीं करते 3 से 7 वाले, अगर ऐसे करके है ना, ऐसे करके है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये तीन कार्बन से 7 कार्बन में वाले नहीं शो करते। 8 कार्बन से ऊपर वाले जो होते हैं इसमें सिस मोर, यार इसको एज इट इज़ याद रखना। 8 से 11 वाले जो होते हैं उसमें सिस ज़्यादा स्टेबल होता है और 11 से ऊपर वालों में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये इस तरीके का ट्रांस बनता है, इसमें इस तरीके का सिस बनता है। बाकी 3 से 7 वाले ये नहीं दिखाते। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट है। तो जीआई में क्या क्या होना चाहिए, देखो जीआई में जो होता है ना, रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब मेन ये चीज़ याद रखो, अगर देखो बीच में क्या नाम है 2 रिंग है तो ये नहीं दिखाएगा, अगर बीच में 3 रिंग है तो ये दिखा देगा। बाकी ये तो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो ये 3 है तो ये दिखा देगा, ये 3 है तो ये दिखा देगा, ये 2 है तो भी ये दिखा देगा, क्योंकि ये जो है मतलब कि इनकी जो पोजीशन है और डिस्टेंस है ये वाला L1 माइनस L2 ये अलग अलग है यहाँ से, जबकि इस पोजीशन में जो है ये दोनों का बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं दिखाएगा। रिस्ट्रिक्शन रोटेशन तो है इसमें, लेकिन डिस्टेंस इक्वल है, तो ये सही कुछ कंडीशंस होती हैं वो देखी जाती है। तो मेन क्या है, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये दिखा देगा। अगर ये 2 को मिला के भी 3 है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए ये 2 है और एक ये ऐसा वाला है, ठीक है, तो भी ये दिखा देगा। मिक्सचर भी है तो ये भी दिखा देगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अलग है। ठीक है, ये नहीं दिखाएगा क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये इवन वाले नहीं दिखाते। इसको इसको और इसको मिला के अगर 3 हो रहे हैं तो दिखा देंगे, या फिर इनकी और इसकी और इसकी जो है डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो दिखा देंगे ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब है GI इन द पॉलीफिनाइल। ये इसमें जो होता है जो है ये रेजोनेंस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसमें रोटेशन जो होती है फ्री होती है, मतलब ये घूम सकते हैं अपना आराम से। ये यहाँ पे अगर हम बल्कि ग्रुप लगा दें तो बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से, जैसे कि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो रेजोनेंस होने की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है, तो ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप है। और ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, स्मॉल ग्रुप, हाँ, तो ये एग्जांपल हैं बल्कि ग्रुप्स के। CH3 हो गया, ये तुम्हारा ट्राईमिथाइल ग्रुप हो गया, और ये बल्कि ग्रुप, ये है 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 बल्कि ग्रुप। ये सब जो होते हैं ये छोटे ग्रुप होते हैं, ये और ये। ध्यान रखना, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें चीज़ें आती हैं, तुम्हें पता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द कार्बन रिक्वायर्ड, कितने कार्बन रिक्वायर्ड चाहिए मिनिमम टू शो GI इन साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए जिससे कि वो दिखाए वो
तो इसमें 1 2 3 4 4 चाहिए मिनिमम, ठीक है। और ये इसमें तुम कंफ्यूज मत होना है कि ये उसके साथ में है, ये है कि 8 से ज़्यादा वाले में, 8 से ज़्यादा वो तब होता है जब यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं ये दोनों, ठीक है। और इसमें कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। साइक्लो एल्केन में कितने में दिखाता है, 6 पे, और एल्कीन में कितने में दिखाता है, 8 पे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जीआई देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ईजेड, ठीक है। ईजेड में हम देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जो जितना बड़ा ग्रुप होगा, तो जैसे उसमें क्या होता था कि उसमें सेम सेम वाले अपोजिट साइड होते थे या फिर सेम साइड होते थे, उसके बेसिस पे तुम्हारा सिस ट्रांस होता था। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े वाले ग्रुप है ना, जो भारी ग्रुप है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। जैसे यहाँ पे बी आर को मिल रही है, यहाँ पे सी एल को मिल रही है। तो ये, और एक चीज़ और यहाँ पे ना, हम जेड सोचते हैं कि ये एंटी टाइप का होगा, थोड़ा सा ट्रांस टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन जेड नहीं होता इसमें ट्रांस, इसमें होता है ट्रांस ई। तो ये बी आर और सी एल अपोजिट साइड है, तो ये क्या है तुम्हारा, ई होगा। ये ई होगा। और ये जो है तुम्हारा, ये अब ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पे एच लगा हुआ है और यहाँ पे सी लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन छोटा ग्रुप हो गया, सी बड़ा ग्रुप हो गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलेगा, तुम्हारे इस वाले को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ है ऑक्सीजन के बाद, यहाँ एच। इधर तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये मिलेगा। अब है इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें प्रायोरिटी पहले तो सी है तो सेम है। अब यहाँ पे सी से एन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी से ओ जुड़ा हुआ है, तो ओ ज़्यादा बड़ा भारी होता है। तो क्या हो गया, ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर और ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। एक सेकंड बस मैं इसको काट दूँ। इस एक यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर इसका आ गया और यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर इसका आ गया। तो क्या हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है, सेम साइड। और ई क्या होता है, अपोजिट साइड। दिमाग में याद रखना, जेड लगता है कि सिन जैसा, ओ सिस जैसा होगा, लेकिन ये जो होता है ट्रांस जैसा होगा लगता है, लेकिन ये सिस होता है, ठीक है। और ई होता है खतरनाक, मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसे याद रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, सेम सेम है। अब यहाँ पे ना इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसको मान लो 2 एन जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड को 3 बॉन्ड है ना एन के, 2 और 3 बॉन्ड है तो 3 एन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, 2 एन जुड़े हुए हैं, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ 3 एन जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 एन जुड़े हैं, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिलेगी। और यहाँ पे भी ऐसे करोगे, यहाँ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो दोनों एक साइड वाले हो गए, तो क्या हो गया, Z। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे किसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिलेगी या फिर इसको प्रायोरिटी मिलेगी। ये कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उससे आगे भी कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके बाद में कम कार्बन है यहाँ पे, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी इसको। और यहाँ पे किसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ सेम कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ खत्म हो गया कार्बन, लेकिन यहाँ पे और कार्बन है, तो 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी। तो दोनों एक साइड वाले हो गए। तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जेड बनेगा। इसमें शायद इन्होंने ऑक्सीजन भी है इसमें शायद, अगर ये ऑक्सीजन होता है तब ये ई बनेगा, वरना यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जेड बनेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि लोन पेयर के को जो प्रायोरिटी दी जाती है वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिली और यहाँ पे इसको प्रायोरिटी मिली, तो क्या बना, ये ई बना, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या बड़ा है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा बड़ा है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर नहीं, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है, और ड्यूटेरियम ट्रिटियम में ट्रिटेरियम का ज़्यादा है, तो ई बन गया ये, ठीक है। अब चल लेते हैं, अब सिन और एंटी में क्या होता है। देखो सिन और एंटी में होता है, जैसे इसमें पहले तो स्ट्रक्चर याद रखो, एमीन का क्या स्ट्रक्चर होता है और एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जब ये कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है इन नाइट्रोजन, तो इस तरीके से एमीन बनता है, और जो नाइट्रोजन के साथ में OH जुड़ा हुआ होता है और कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत काम का है तुम्हारा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखो। अब ये जैसे कि अगर हम पहले ऑक्साइम की बात करें, तो ऑक्साइम में जो है H और OH के बेसिस पे डिसाइड होता है सिन और एंटी। अगर ये दोनों एक साइड है तो इनको सिन मानते हैं, अगर ये दोनों अपोजिट साइड है तो इनको एंटी मानते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये तो रही ऑक्साइम की बात। अब बात करते हैं तुम्हारा इमीन की बात और एज़ो की बात, ठीक है। इमीन और एज़ो,
तो ये डाईएज़ो जैसे तुमने कंपाउंड वहाँ पे देखा था ना, बेंजीन के ऊपर डाईएज़ो होता है, तो दो एन जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो डाईएज़ो बनाते हैं। और कार्बन के साथ में ये एन जुड़ा हुआ होता है, एनएच जुड़ा हुआ होता है, तो ये मीन बनाता है। तो यहाँ पे जो डिसाइड करते हैं, यहाँ पे दोनों एच अगर एक साइड होते हैं, ये एच के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। इमीन में क्या होता है, एच के बेसिस पे डिसाइड होता है, सिन और एंटी, ठीक है। एच एक साइड है तो सिन हो गया, दोनों अपोजिट साइड है तो एंटी हो गया। एजो में क्या होता है, एजो में क्या डिसाइड होता है, एजो में डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी, और सिन है एक साइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हम अगर ये मिथाइल एक साइड है, एच की साइड मिथाइल है तो सीन मिथाइल बोलेंगे, एंटी मिथाइल इथाइल बोलेंगे, या फिर कीटो इमीन बोलेंगे। तो इतना डेप में जाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक बेसिक ये याद रखो, ठीक है। सिन और एंटी, सिन एंटी। अब है कैलकुलेट कैसे करें जीआई को। जीआई को देखो कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। अगर वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो सीधे उसका जो है नंबर ऑफ जो यहाँ पे जहाँ पे बन सकता है जीआई बन सकता है जहाँ पे, उसको गिन लो। स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं इसको, तो स्टीरियो सेंटर गिन लो। इसमें दो है स्टीरियो सेंटर, तो इसको सीधे सीधे 2 n पे n की वैल्यू डालो तो 2 to the 4 आ गया। और कई बार पता है, एक मैं इस मिस्टेक बता देता हूँ, कई बार ना 2/3 स्टीरियो सेंटर आ जाते हैं, तो हम कई बार हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में 6 आ जाता है, तो वो 8 होता है, ठीक है। गलती मत कर देना। लेकिन अगर सिस्टम सिमेट्रिकल है तो टोटल जीआई निकालने के लिए क्या होगा, 2n-1 2p-1, वो 2n-1 2p-1। और n की वैल्यू p की वैल्यू कैसे निकलती है यहाँ पे, n की वैल्यू तो सिंपल तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर काउंट करके निकल जाती है। ये सिमेट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। ये तो अनसिमेट्रिकल है, इधर एथाइल है इधर मिथाइल है, ठीक है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल होता है तो इस फॉर्मूले को पहले रट्टा मारो, बिल्कुल अच्छे से रट्टा मारो। 2n-1 2p-1, ये पता है बहुत आराम से आंसर कर देता है ये। ऐसा नहीं है, कई बार हमें खुद पे डाउट भी होता है कि ये आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत आराम से निकलता है इसका आंसर। 2n-1 2p-1, ठीक है। अब n अगर इवन है, अगर स्टीरियो आइसोमर जो है इवन है, n का नंबर तो तुम सीधे काउंट करके निकाल लोगे। लेकिन अगर इवन स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब कि 2 है 4 है 6 है, ठीक है, तो इसमें p=n/2 से p की वैल्यू निकलेगी। n की वैल्यू तो हमें सीधे से निकल जाएगी, p की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, n/2। मतलब मान लो अगर 2 n की वैल्यू 2 है तो 2/2 मतलब p की वैल्यू 1-1 0 हो गया। मतलब कि ये इसका आंसर। और हाँ, 2 की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी गलत कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है, गलती मत करना बिल्कुल भी। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बातें हैं, जैसे कि इसमें कितने जीआई बनते हैं, इसमें कितने जीआई बनते हैं, ये सब चेक करना है, तो देखते हैं इसको भी। अब देखो इसमें कितने जीआई बनेंगे, इसमें कितने बन सकते हैं। अगर इसको एक बार एक एक को हम सीधा कर दें और एक को उल्टा कर दें, बस इसमें टोटल 2 जीआई बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने बन सकते हैं, इसमें एक को उल्टा कर दें एक को सीधा कर दें, ठीक है। तो पहले बी को सीधा रखा, इसको उल्टा रखा, फिर बी को उल्टा रखा और दोनों को एक करके रखा, तो इसमें टोटल 3 जीआई बन रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने बन सकते हैं, इसमें इसमें क्या करा, दोनों को उल्टा रखा दोनों को सीधा रखा, फिर इसको उल्टा इसको सीधा बना, तो इसके टोटल कितने बने, इसके भी 2 ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये वाला ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। और एक बेंजीन का आता है वो ध्यान रखना। इसमें कितने बन सकते हैं, इसमें देखो तुम्हारे ये है, और अगर तुमने एक इसमें एक उल्टा रख दोगे एक सीधा रख दोगे, और इसमें 2 उल्टे रख दोगे 4 सीधे रख दोगे, ये इस तरीके से बन सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने जीआई बन सकते हैं, इसमें 8 जीआई बन सकते हैं। तो इसको गामेक्सिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये शायद पेस्टिसाइड या हेर्बिसाइड ऐसे कुछ इसमें काम आता है, यूज़ होता है, और इसका नाम गामेक्सिन होता है। और इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोला जाता है। और मेन चीज़ है इसमें जीआई कितने बनते हैं, इसमें 8 जीआई बनते हैं। अब आते हैं कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर जो होते हैं ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना डायहेड्रल एंगल क्या होता है, अलग अलग एंगल्स दिए होते हैं,
वो एंगल्स कौन से होते हैं, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। कितने तरीके के वो बनते हैं, सॉर्स प्रोजेक्शन बनता है, न्यूऑर्स प्रोजेक्शन बनता है। अगर हम दोनों जैसे इथाइल है तो कार्बन कार्बन इधर और इसके साथ में जो जुड़े हुए हैं इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये तुम्हारा सॉर्स कहलाता है। इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, सामने की तरफ से देख रहे हैं हम, तो ये न्यूऑर्स न्यूमेंस बनता है। ठीक है। अ, इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं ये ट्रू आइसोमर्स तो नहीं होते, लेकिन इसमें जो बनते हैं ये डाइहेड्रल एंगल चेंज होने की वजह से बनते हैं। क्या इसमें बॉन्ड लेंथ बदलती है? ठीक है, नहीं बदलती। क्या इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है? बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होता। ठीक है, बस ये बीच में से घूमता है ये। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखेंगे हम? तो जैसे कि ये है अभी एक्लिप्स पोजीशन में है, मतलब कि एच एच के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टैगर्ड पोजीशन। जो सबसे दूर हो सकते थे ये एच एच, वो इतनी दूर चले गए हैं ये। तो ये 60 डिग्री पे भी दिखा सकता है स्टैगर्ड, 180 डिग्री पे दिखाता है और 300 डिग्री पे दिखाता है जब हम इसको घुमाते हैं ना, ऐसे करके घुमाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है? ये जो दो हाइड्रोजन है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है उसको डायहेड्रल एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है इन दो हाइड्रोजन के बीच का डायहेड्रल एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, और इसके बीच का 0 डिग्री होगा, इसके बीच का 0 डिग्री होगा, इसके बीच का 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये आमने सामने होते हैं ना तो अनस्टेबल होंगे थोड़े से, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो तुम्हारी एक्लिप्स की होती है वो ज़्यादा होती है। फिर जब ये 60 डिग्री पे जाएंगे तो ये कम हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे? अब ये जब इसको हमने घुमाया, ये यहाँ आ गए, मान ली 60 डिग्री पे आ गए। ठीक है, तो जब ये 60 डिग्री पे आ गए तो ये स्टैगर्ड बन गए, तो स्टैगर्ड में कम हो गई। फिर वापस से 60 डिग्री आगे बढ़े। ठीक है, 120 डिग्री पहुंचा तो फिर ये एक्लिप्स्ड हो गए। ठीक है, एक्लिप्स्ड हो गए। फिर ये 60 डिग्री आगे बढ़े, स्टैगर्ड हो गए 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कम रिपल्शन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस आए तो फिर रिपल्शन बढ़ गया। तो ऐसे कर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पे एन ब्यूटेन में देखो क्या होता है कि ये जो है फुली एक्लिप्स्ड है पोजीशन, सी एच थ्री एक दूसरे के सामने 0 डिग्री है इसके बीच में। अभी क्या होता है, ये वाला एंगल कौन सा होता है? ये डायहेड्रल एंगल होता है। डायहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कभी चेंज नहीं होता। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सर्च रीजन में आ जाता है कि बॉन्ड एंगल चेंजेस नहीं, बॉन्ड एंगल कभी नहीं चेंज होता। इसके बीच का डायहेड्रल एंगल जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में क्या बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री में क्या होगा? अब ये गॉच स्टेट होती है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया इसके बीच में। उसके बाद में फिर अब ये 120 डिग्री, ये है पार्शली एक्लिप्स स्टेज। ठीक है, उसके बाद में 180 डिग्री, इसको एंटी स्टेज बोलते हैं। और ये जो होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, एंटी स्टेज। फिर पार्शली एक्लिप्स स्टेज 240 पे पार्शली एक्लिप्स स्टेज। उसके बाद में फिर यहाँ पे 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे गॉच स्टेज, और ये फुली एक्लिप्स स्टेज। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर गॉच स्टेट होती है 60 डिग्री वाली, फिर होती है पार्शली एक्लिप्स्ड स्टेज स्टेबल, और फुली एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल। तो इस ऑर्डर को याद रखना है, ये तुम बना लोगे खुद भी, लेकिन ये याद रखना है कि गॉच 60 डिग्री के डिफरेंस पे होती है, और जो है एक्लिप्स्ड होती है 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल होता है इसमें, 60 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या इंपॉर्टेंट है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, ये जो जितनी स्टेजेस होती है ना, यहाँ से इसके बीच में वाली जो होती है 0 से 60 डिग्री, इनको स्क्यू फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो बता देना। अब दूसरा, कब ऐसी सिचुएशन आती है? वैसे तो एंटी जो होता है, एंटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर गॉच होता है, और फिर होता है तुम्हारा पार्शियल एक्लिप्स्ड, और फिर एक्लिप्स्ड होता है। लेकिन जब ये जो होता है ना, क्या नाम है, ये तुम्हारा डाइएथेनॉल जो होता है। ठीक है, डाइएथेनॉल में क्या होता है, ये OH जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, किस में? गॉच स्टेज में। तो गॉच स्टेज यहाँ पे एंटी से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो ये एक्सेप्शन है, इसका ध्यान में रखना है। अब कन्फर्मेशन इन द साइक्लोहेक्सेन, वैसे तो ये है नहीं सिलेबस में, लेकिन देख सकते हो उसको। ठीक है, ये तुम्हारा ये एक्सियल साइड हो गया, ये इक्वेटोरियल साइड में हो गया, ये एक्सियल साइड में हो गया। इसको तुम्हें किस तरीके से ध्यान में रखना है? ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, और ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये एक दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो गए? ये तुम्हारे ट्रांस हो गए, और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ऊपर नीचे।
इसमें क्या है, इसमें दोनों एक साइड है और इसमें जो है दोनों अपोजिट साइड है। तो ये तुम्हारे बल की अपोजिट साइड होते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसी इसमें है, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है। अब ये है, ये स्टेज है। इसमें ना पहले हम वो कर लेते हैं, क्या नाम है इसके, फ्लिपिंग ऑफ द साइक्लोहेल्केन की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो साइक्लोहेल्केन जो होता है, साइक्लोहेक्सेन जो होता है, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो किस किस तरीके का फॉर्म दिखाता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है ये चेयर दिखाता है। चेयर से तुम्हारा हाफ चेयर बनती है, हाफ चेयर से ट्विस्टेड बनती है, ट्विस्टेड से बोर्ड बनती है, ट्विस्टेड बोर्ड से बोर्ड बनती है, और बोर्ड से ट्विस्टेड बोर्ड, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है, चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ये, क्योंकि क्यों होती है क्योंकि इसमें जो होते हैं ये तुम्हारे जो बड़े ग्रुप्स होते हैं ये रिपल्सन कम दिखाते हैं और अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है। तो चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्टेड बोर्ड स्टेबल होती है, फिर बोर्ड स्टेबल होती है, फिर हाफ चेयर स्टेबल होती है। तो इसकी भी ऑर्डर याद रखना है और ये किस तरीके से बनते हैं ये याद रखना है। ट्विस्टेड बोर्ड ऐसे बनती है, चेयर ऐसे बनती है, हाफ चेयर ऐसे बनती है और बोर्ड ऐसे बनती है। बोर्ड तो तुम्हें याद रह जाएगी, ट्विस्टेड बोर्ड का ध्यान रखना, हाफ चेयर का भी याद रह ही जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं करना है, उतना करना है जितना याद रख सको। अब जैसे ये है, ये देख लेना, ये दोनों CL नीचे की साइड में है, ठीक है, और ये भी दोनों ऊपर की साइड में है CL। ये CL और CL नहीं है, नीचे की साइड में तो ट्रांस है, ये CL और ऊपर नीचे की साइड में ये ट्रांस है, ये सिस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है। अगर आ गया तो इन केस उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर है उसका बताना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में बताना है कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो बड़ा डी होता है ना वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, ये प्लस और छोटा डी और माइनस या लेबोरेटरी स्मॉल एल ये दिखाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी किस तरीके से शो कर रहा है। अगर देखो क्लॉकवाइज होता है तो डी दिखाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एल दिखाता है, ठीक है। और 0 डिग्री होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं पहले तो POS चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये POS है अगर ये इसमें POS है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इसमें COS है तो भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये POS है, देखो यहाँ पे इसमें POS किस तरीके से होगा, इसमें एक जो इसमें से एक काटने वाला प्लेन आ रहा है जिसे बीच में से काट रहा है, ये आधा BR जा रहा है और H आधा जा रहा है, इधर से भी आधा BR और H जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये POS है। इसमें क्या, इसमें POS है। इसमें क्या है कि अगर ये दोनों इस वाले कार्बन तक की बात होती, इस वाले कार्बन की बात होती इन दोनों के बीच में, तो ये सेम प्लेन में, और ये दो कार्बन जो है, अब ये जो दूसरा कार्बन होता है ना तो वो अलग अलग प्लेन में आ जाता है। तो ये मेन चीज़ क्या है, अगर ये सेम प्लेन में होते तो बी में डिफरेंस जो होता है और एच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता और ये जो है बीच में से कट जाता। लेकिन यहाँ पे जो है अलग अलग प्लेन में है तो इसका जो डिफरेंस है ये भी डिफरेंस है, ये अलग अलग है, और ये जो है इसमें से बीच में से काटेंगे तो ये दो इक्वल इसमें से नहीं निकलेंगे। तो अब देखो इसमें COS, क्या इसमें COS होगा, इसमें COS नहीं होगा, बताओ क्यों। क्योंकि COS जो होता है ना वो सेम पोजीशन पे दूसरा एटम होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे है, ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। इसमें सेम पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ऊपर की साइड है, ये भी ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे जो है ये है, मान लीजिए कार्बन, ये है कार्बन, तो ये जो CH3 ग्रुप है ना ये इतनी, यहाँ से इतनी दूरी पे यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे है, ये इस यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो है अगर यहाँ पे नहीं होगा तो तुम्हारा COS नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें भी COS नहीं है और इसमें भी COS नहीं है, ये तो वैसे ही पता चल रहा है। तो भाई जिसमें COS और POS नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो बस COS और POS देख लेना कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है,
और कोई COS कैसे होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कि बिल्कुल अपोजिट जगह पे होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या COS है, ये क्या POS है इस वाले में, लेट्स चेक। यहाँ पे COS POS है क्या? देखो वैसे तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं सेम है। अगर यहाँ पे होता ये BR तो ये सेम होता, और इसके बीच में डिस्टेंस इसमें भी सेम नहीं है। क्या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री काट रही है? देखो ये अलग प्लेन में होगा, ये अलग प्लेन में होगा, तो ये तुम्हारा प्लेन में भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है चायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर होता है तुम्हारा मतलब कि जो sp3 कार्बन है उसके ऊपर जो है 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। सेम होंगे तो कायरल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर बच्चों को आता ही है। अब जैसे और ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, अब ये ऊपर की साइड है, इधर का रह गया है भाई, ऊपर तो कुछ रहा नहीं था ना, ये तो सब कवर है। ठीक है, तो कायरल कौन से हो सकते हैं, ये भी एग्जांपल्स कायरल के हैं, ये देख लेना एक बार। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय चांस ये आ गया तो बस ये पूछा जा सकता है कि ये क्या कायरलिटी दिखाते हैं, तो ये एग्जांपल्स शायद इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इसमें चारों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें भी इसमें चारों अलग अलग नहीं है, तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि ये दो तो अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ से जो कार्बन, यहाँ से जो एटम्स आ रहे हैं वो दोनों साइड से सेम आ रहे हैं। क्या ये कायरल है? हाँ, यहाँ पे भी कायरल है और यहाँ पे भी कायरल है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ से अलग आ रहा है, यहाँ से दूर आ रहा है, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ से ये अलग है, ये अलग है, और यहाँ से दूर आ रहा है, और यहाँ से दूर आ रहा है। ठीक है, तो ये सही हो गया। इसको फुल स्ट्रेंथ पे लगा देते हैं। चलो भाई आगे। अब RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? RS कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है, तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये तो फोर्थ होता है ना, इसमें प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जो सबसे कम मोलिकुलर वेट का होता है उसको सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर फोर्थ डैश पे है, क्या होता है डैश, क्या होता है तुम्हारा, एक तो होता है तुम्हारा, एक डैश होता है और एक तुम्हारा वो होता है जो वेज होता है। ठीक है, डैश और वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा डैश है ये डैश है और ये वेज है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा जो फोर्थ होता है वो डैश पे होना चाहिए। तो क्या था यहाँ पे, वेज है, वो ये डैश है और ये वेज है, तो ये इसको पहले तो नाम याद रखना। अब देखो इसको कैसे खोलते हैं हम। और फोर्थ जो ये फोर्थ होता है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो तुम्हारा डैश पे होना चाहिए। ये है तुम्हारा डैश, तो डैश पे होना चाहिए। एफ जैसे यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी है, ये तुम्हारा डैश पे है। और अगर ये डैश पे नहीं है तो क्या करेंगे फिर, ये जो इसका जैसे अगर एस निकल के आया, एंटी क्लॉकवाइज निकल के आया, एस निकल के आया, तो एस का ये आर बन जाएगा, उल्टा चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर फोर्थ वेज पे है तो क्या करेंगे, फोर्थ अगर वेज पे है तो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, एस को आर कर देते हैं और आर को एस कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होता है, मोलिकुलर वेट के बेसिस पे प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। यहाँ पे जैसे आई सबसे बड़ा होता है 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 4 ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि अगर हम इसको खोलना चाहते हैं ना तो किस तरीके से खोलेंगे, तो इसमें कैसे खोलेंगे, इसको ना इधर की साइड को खोल दो और इसको इधर की साइड को खोल दो, और उसके बाद में एफ ऊपर आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। अगर तुम्हारे ये वर्टिकल पे है, अगर ये इस फॉर्म में है और ये वर्टिकल में है, ठीक है ना, अगर ये वर्टिकल में है तो ठीक है, फोर्थ ऑन द वर्टिकल। लेकिन फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो इसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हम ना डैश वो था ना, ये डैश पे है तो तुम्हारा सही होता है, वेज पे आ जाए तो तुम्हारा चेंज करना पड़ता है, तो वेज पे चेंज करना पड़ता है, इसका ध्यान रखना है। और अगर इस वाले फॉर्म में है, फिशर के फॉर्म में तो तुम्हें वर्टिकल पे तो ठीक है और हॉरिजॉन्टल पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें अगर हम निकालें तो बी आर की हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर तुम्हारा यहाँ से सी है, सी के साथ में दूसरा सी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सी है तो यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा है, और उसके बाद में सी एल जुड़ा हुआ है, सी
तो ये वाला सेकंड प्रायोरिटी पे है, तो ये जो है ये सेकंड प्रायोरिटी पे है, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। कौन सा सेकंड प्रायोरिटी पे है? ये सेकंड प्रायोरिटी पे है, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, फिर ये थर्ड प्रायोरिटी पे है। तो 1 2 और 3 ऐसा बनेगा। और फोर्थ कहाँ पे है? फोर्थ इज ऑन हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे जो भी बनेगा ना उसको हमने चेंज करना है। तो क्या बना था? ये क्लॉकवाइज बना, और क्लॉकवाइज क्या होता है? आर होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आर को, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो आर को एस में हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाला है इसमें प्रायोरिटी चेक करो। इसमें सी एल को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, फिर दूसरी प्रायोरिटी यहीं पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री बहुत बढ़िया बढ़िया एटम से, एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी। तो फाइनली जो प्रायोरिटी यहाँ पे आ रही है वो प्रायोरिटी निकल के आ रही है ये 1 2 और 3। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि एस बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो एस से आर बनेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इनेंशियोमर क्या होते हैं। इनेंशियोमर में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब कि अगर तुम अपने दोनों हाथों को जो जोड़ते हो, जैसे नमस्ते करते हो ना, तो वो सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर एक हाथ के ऊपर रख के तुम छापने की कोशिश करोगे, तो वो जो है एक अंगूठा इधर आएगा, एक अंगूठा उधर आएगा, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन जो तुम्हारा मिरर इमेज है वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन मिरर इमेज है, ठीक है। जो मिरर में तुम्हारी इमेज बनती है, अगर तुम साथ में रखोगे तो वो क्या बनती है, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अगर तुम मिरर में ना हाथ एक तो तुम सीधे तरीके से रखना, ठीक है, और एक हाथ को टेढ़ा करके रखना, ठीक है, जिससे सिर्फ तुम्हारा वो पतला हिस्सा दिखे हाथ का। तो जब तुम उस तरीके से देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि अंगूठा एक तो मिरर के अंदर की तरफ जा रहा है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो नॉन सुपर इम्पोज है, लेकिन है तो मिरर इमेज वो भी। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये होता है इनैंशियोमर, और इसमें पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, और तब जाके ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और तुम्हारा कायरल सेंटर होना चाहिए। आइडेंटिकल के कैसी सिचुएशन में हो सकते हैं, आइडेंटिकल कब हो सकते हैं? मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास में पीओएस है या और सीओएस दोनों है, तो भी वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। अगर इनमें से एक भी है, पीओएस या सीओएस में से भी एक भी है, तो भी ये आइडेंटिकल माने जाएंगे। अगर दोनों नहीं है तब ही जाके उसको हम बोलेंगे कि वो इनैंशियोमर है, वरना हम आइडेंटिकल बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ये है तो मिरर इमेज, ठीक है, शीशे में अगर रखोगे ऐसे ही बनेगा ये। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें पीओएस है, यहाँ से इसमें बीच में से काट रहे हैं दो इक्वली हिस्सों में, तो ये पीओएस आ गया। और तुम्हारा बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मतलब कि इसमें कायरल सेंटर भी हैं, ठीक है, इसमें जो है तुम्हारा मिरर इमेज भी है, तो ये सब आइडेंटिकल बोलते हैं। फिर एक आता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्टीरियोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, अगर ये जो होते हैं स्टीरियोमर्स होते हैं, स्टीरियोमर्स में ये एक आते हैं, ठीक है, इसके अंदर जीआई आता है। तो ये जो होते हैं ये मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नो ना तो ये, अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो ये सुपर इम्पोजिबल तो होंगे ही नहीं। तो ये मेन चीज़ क्या है, ये मिरर इमेज ही नहीं होते, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल तो वैसे भी होंगे ही है, ठीक है। तो ये मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। अब इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। जैसे ये सिस और स्ट्रांस होते हैं, ये भी डायस्टीरियोमर दिखाते हैं, ये भी डायस्टीरियोमर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये पूरा एग्जांपल है, इसके 4 वो हैं। तो अगर हम ए को बी के साथ में कंपैरिजन करें, ए और बी के साथ में, ए और बी के साथ में कंपैरिजन करें, तो क्या ये मिरर इमेज है? जी हाँ, एग्जैक्टली मिरर इमेज है। क्या इसमें पीओएस है? नहीं है। क्या इसमें सीओएस है? नहीं है। और तो फिर ये एक्टिवली एक्टिव है, तो मतलब कि मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो क्या होगा ये इनैंशियोमर हो गया, ठीक है। अब है ए और सी। अब ए और सी, इसको और इसको कंपैरिजन करें, तो इसमें 2 OH एक साइड आ रहे हैं, उसमें अपोजिट साइड, तो मिरर इमेज ही नहीं है ये तो, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या ये इसके पास क्या कायरल कार्बन है,
इसके पास जी हाँ कायरल कार्बन है, इसके पास भी कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ये जब नॉन मिरर इमेज ही नहीं है और कायरल कार्बन है, ठीक है, तो क्या होते हैं ये होते हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हम सी और डी के बीच में देखें तो सी और डी में क्या है, सी और डी में क्या है, सी और डी में क्या है कि पहली बात तो ये मिरर इमेज है। क्या है ये? मिरर इमेज है। मिरर इमेज ये एक दूसरे के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि पीओएस है, एक पीओएस है, तो ये क्या हो गए, ये तुम्हारे आइडेंटिकल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना या बार बार इस वीडियो को देखना, या फिर इसके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये। तो सी और डी को कंपेयर करा तो क्या बने, ये तुम्हारे आइडेंटिकल बने, सी और डी आइडेंटिकल बने। अब बी और सी को करेंगे तो बी और सी में क्या है, बी और सी भी तुम्हारे नॉन मिरर इमेज हैं, तो ये तुम्हारे डायस्टीरियोमर्स हो गए। और ए और डी को करें, ए और डी को हमने कर लिया, और बी और डी को करें, बी और डी को करें तो ये भी तुम्हारे डायस्टीरियोमर बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब रेशमिक मिक्सचर और मीज़ो में क्या फ़र्क होता है, कई बार ना हम गलती कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं रेशमिक मिक्सचर और मीज़ो में। तो रेशमिक मिक्सचर और मीज़ो में क्या होता है कि इसमें ना 50% रेशमिक मिक्सचर में इनेंशियोमर होते हैं और इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या लिख दिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये दोनों जो होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट होता है वो टोटल मिला के इनएक्टिव हो जाता है, मतलब 0 डिग्री होता है। लेकिन इसमें और मीज़ो में फ़र्क क्या है कि मीज़ो के जो हिस्से होते हैं, जो ये मीज़ो बनते हैं दो कायरल कार्बन्स की वजह से, ये ऑप्टिकली दोनों इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होते हैं इसमें दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका भले से नेट जो है जो एंगल आता है 50% क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, 50% जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से जो नेट ज़ीरो आ जाता है। लेकिन जो मीज़ो होता है उसमें तो इस उसमें दो कायरल सेंटर होते हैं, लेकिन उसमें पीओएस या सीओएस आ जाता है, तो इस वजह से वो मीज़ो बन जाता है। ठीक है, तो मीज़ो में और रेशमाइश में ये आ सकता है कि रेशमिक मिक्सचर कंस्टिट्यूट रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो तो ठीक है, ऑप्टिकली नेट, क्योंकि वहाँ पे नेट रोटेशन ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जो जब नेट की बात करें तो इनएक्टिव होगा, लेकिन जब तुम्हारा पूछे कि इससे जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो वहाँ पे वो सही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन मीज़ो के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीओएस या सीओएस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। अब यहाँ पे भी देखो दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पीओएस चेक करें, इसमें पीओएस बन सकते हैं, नहीं बन सकते इसमें पीओएस। ठीक है, इसमें सीओएस बन सकते हैं, इसमें नहीं बन सकते, क्योंकि सीओएस में ना एक चीज़ याद रखना कि ये अगर यहाँ पे होता ना ऐसा वाला, ये यहाँ पे होता इसी तरीके से बना हुआ, यहाँ होता, तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड में वो उसकी सिचुएशन होती, तब वो सीओएस दिखा देता। ठीक है, तो पीओएस सीओएस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इस पर थोड़ा सा बार बार देखना। और ये है सी, क्या इसमें कायरल है? इसमें कायरल नहीं है, पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीज़ो है। ठीक है, मीज़ो भी नहीं है, क्योंकि कायरल ही नहीं होगा तो मीज़ो की तो बात ही नहीं आई। पहले कायरल होने चाहिए, दो कायरल होने चाहिए, उसके बाद में उसमें पीओएस या सीओएस आता है, तब मीज़ो होता है। ठीक है, और रेशमिक में क्या होता है 50% आर और एस। अब है डीएल कन्फिगरेशन। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स में बहुत काम करते हैं। अगर देखो ये जैसे OH है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो है ये तुम्हारा जो है किस साइड में होता है, ये तुम्हारा अगर राइट साइड में होगा तो डी कन्फिग्रेशन होता है, एल साइड में वो लेफ्ट साइड में होगा तो एल कन्फिग्रेशन। तो लेफ्ट से याद रखना, OH अगर लेफ्ट में है तो एल कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे देखो ये राइट में है तो डी कन्फिग्रेशन, लेफ्ट में होता तो एल कन्फिग्रेशन। अगर इधर थ्री तो इससे याद रखना, तो से थ्री अपोजिट साइड होते हैं, मतलब कि OH जो है ये सेम साइड होंगे तो E3 होगा, और अपोजिट साइड होंगे तो 3 होगा। तो जैसे टोज है TO, तो O जो है ये अपोजिट साइड को दर्शाता है, तो 3O में जो होते हैं ये 3O में जो होते हैं ये अपोजिट साइड होते हैं, और E3O में जो होते हैं ये सेम साइड होते हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाता है, तो टोज से याद रहता है ये। ठीक है, अब है एपीमर। अब एपीमर क्या होता है, अगर सिर्फ एक जगह का कन्फिग्रेशन अलग हो, ठीक है, यहाँ सब RR हैं, ठीक है, यहाँ पे RS आ रहा है यहाँ, तो ये एपीमर होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ सब सेम है, यहाँ पे एक जगह से अलग हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक जगह अलग होता है तो एपिमर बोलते हैं, यहाँ पे भी एक जगह हो रहा है तो यहाँ पे एपिमर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, एक से ज़्यादा जगह हो रहा है तो उसको डायस्टेरियोमर बोलते हैं। ऑल एपिमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, ट्रू। तो जितने ये सारे एपिमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ऑल डायस्टेरियोमर्स आर एपिमर्स, नहीं, सारे वो जब सिर्फ एक जगह पे होते हैं तो उसको एपिमर बोलते हैं। एक जगह पे कन्फिग्रेशन चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिमर बोलते हैं। और अगर एक से ज़्यादा जगह पे कन्फिग्रेशन चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डी मेनोस है। ये डी मेनोस कैसे बताया हमने, डी क्योंकि ये राइट साइड में है ओ एच, तो ये डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई। अब अगर इसमें थ्री ओ पूछता तो हम ये बताते कि टी ओ मतलब अपोजिट साइड है, ये थ्री ओ है, ये तुम्हारा E3O है, ये भी तुम्हारा E3O सेम साइड है, ठीक है। अब इसमें कन्फिग्रेशन देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे जो है एपिमर्स कौन से होंगे, C2 एपिमर्स। C2 एपिमर कहाँ पे है, तो ये तुम्हारी नंबरिंग दे रखी है, इसको थोड़ा मिटा लूँ, तो ये नंबरिंग दे रखी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे C2 एपिमर है क्योंकि यहाँ पे ये इस जगह पे कन्फिग्रेशनल चेंज है और बाकी जगह सेम है, तो यहाँ पे बस एक जगह पे डिफरेंस आ रहा। अब इन दोनों के बीच में जो है ये दोनों C2 एपिमर्स है, C2 के बेसिस पे इनमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये C4 एपिमर्स हैं। C4 एपिमर है मतलब कि ये इसके बेसिस पे चेंज आ रहा है, बाकी ये दो सेम है, ये भी सेम है, बस एक जगह चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं, एपिमर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो C2 एपिमर, C4 एपिमर्स हो गया। अब बात करते हैं एनोमर्स की। एनोमर्स क्या होते हैं, साइक्लिक एपिमर्स आर द एनोमर। साइक्लिक एपिमर्स आर द एनोमर, जो साइक्लिक एपिमर्स होते हैं ना उनको एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक एपिमर्स आर द एनोमर्स। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स, सारे एनोमर्स एपिमर्स होते हैं, ट्रू। लेकिन सारे एपिमर्स एनोमर्स नहीं होते, सिर्फ साइक्लिक एपिमर्स जो होते हैं उनको एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये C1 एनोमर हो गया, ये वही चीज़ है। देखो ऐसे ये चीज़ ना पेपर में आ सकती है और आप टेस्ट में भी तुम्हें मिल सकता है, एनोमर्स एपिमर्स 3O ये सब ना पूछ ले आते हैं। और कई बार हम बड़े बड़े बैचेस में भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये C1 एनोमर है। C1 एनोमर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन चेंज है, बाकी सब जगह सेम है, ठीक है। सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो बस ये C1 एनोमर हो गया। ये आसान क्वेश्चंस हैं, अगर इसको कर लिया तुमने तो, और अगर आने के चांस जिसके हैं, मैं बोलूँगा इसके चांसेस काफ़ी हैं आने के, तो तुम आगे बढ़ गए एक नंबर। अब देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है ये, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करें। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का तरीका देख लेते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने का तरीका देखो, अगर स्टीरियो आइसोमर की बात हो रही है तो इसमें दोनों चीज़ आएंगी, इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी आएगा। तो इसमें ना हम स्टीरियो सेंटर को मानते हैं, ठीक है। कितने स्टीरियो सेंटर हैं, जैसे कि इसमें एक स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। इसमें कितने स्टीरियो सेंटर, इसमें भी एक है। तो इसमें जो डबल बॉन्ड होता है वो GI बनाएगा, तो वो एक स्टीरियो सेंटर मानते हैं इसको भी हम एक स्टीरियो सेंटर मानते हैं। अगर किसी में दोनों हैं तो इसको हम दो मानते हैं, दो, एक ये होता और एक ये होता तो इसको दो मानते, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना। गलती करते हैं हम कभी कभी कि हमने इसको दो मान लेते हैं, तो वो मत करना भाई गलती। तो अगर देखो अनसिमेट्रिकल है तो सीधे अपना फॉर्मूला लगाओ आसान वाला, 2 पे n की वैल्यू रखो। ज़्यादातर पता है यही क्वेश्चन आता है, और हम ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में हम ये सिंपल फॉर्मूले भी नहीं पढ़ते, ठीक है।
ये मैंने गलती करी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब है ये है ऑप्टिकल अब ये है इसमें ऑप्टिकल अगर इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं और वन स्ट्रक्चर है सिमेट्री, और एक स्ट्रक्चर में जो है तुम्हारी सिमेट्री है, तो कैसे निकालेंगे? तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालेंगे और मीज़ो कैसे निकालेंगे? तो इसका टोटल हम निकालते हैं ये। तो पहले तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव है, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, ठीक है, और ओनली वन वन स्ट्रक्चर हैज़ अ सिमेट्री। एक के पास जो है सिमेट्री है, तो पहले फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे निकालेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव इज इक्वल टू ए की वैल्यू कैसे आएगी? 2n-1 और 2n-1 और 2n/2-1, ठीक है, ये और ये दोनों फॉर्मूला रट लो, फिर t की वैल्यू a+m होगी। अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है तुम्हारा सिमेट्रिक है और दो कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? मीज़ो की वैल्यू, अब यहाँ पे जो है ये कटने वाला है, मीज़ो की वैल्यू है, तो जो है इसमें अलग अलग वो बन सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है OH एक इधर की साइड है, तो ये कट सकते हैं, और ये कटने के बाद में जो है मतलब कि मीज़ो बनाएगा। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? a=2 ⁻2 - 1, दो कायरल सेंटर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, एक ये है एक ये है, दोनों की वैल्यू रखेंगे और 2 आ जाएगा, और इसमें हम 2n/2 - 1, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? मीज़ो की वैल्यू इसमें 2/2 1 - 2 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। 0 की पावर क्या होती है? 0 की पावर क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो टोटल t की वैल्यू 3 आ गई ऐसे कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है और वन ऑफ द स्ट्रक्चर है सिमेट्री, ऑड नंबर है और एक स्ट्रक्चर के पास सिमेट्री है, तो मीज़ो कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, बट रट लो, तुम्हें लगेगा कि ये नहीं आता, एग्जाम में आता है ये भी, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा अगर दो फॉर्मूले रट लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑप्टिकली एक्टिव 2n-1 माइनस, फिर ये -2 2n+1/2 - 1, ठीक है, और मीज़ो के नंबर निकालने के लिए n+1/2 - 1। फिर कब लगाते हैं ये फॉर्मूला? जब ऑड है और एक इसमें कम से कम सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, इसमें ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें ये n की वैल्यू कितनी है? 3 आई, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे जो है तुम रखो इसमें, और एक दो बार करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, रट जाएगा ये। अब है केस है यहाँ पे है सिमेट्री साइक्लिक में, देखते हैं कितने बन सकते हैं। जैसे कि ये है, इसमें कितने तुम्हारे स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है, कितने स्टीरियो बन सकते हैं? इसमें POS है, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, तो सब में POS है। तो ये सब स्ट्रक्चर तो इसके एक हो गए, 2 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टीरियो को नहीं बन रही है। अब इसमें जो है POS प्रेजेंट है, ये है, POS की बात हो रही है यहाँ पे, COS की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी POS प्रेजेंट है, यहाँ पे भी POS प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ POS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये अलग अलग टाइप के कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे POS से प्रेजेंट नहीं है, और COS तो है ही नहीं। COS क्यों नहीं है? यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है यार COS में, मुझे पता है। तो COS में क्या है कि COS क्यों नहीं है? ये COS इसलिए नहीं है, जो इस अगर हम इन दो को लें, ठीक है, इन दो को लें, तो इसमें भी COS नहीं है, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर की साइड में है। ये अगर एक वेज में होता और एक डैश में होता, तब ये बराबर डिस्टेंस पे होता, तो ये दोनों COS दिखाते, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। क्या इनकी वजह से COS आएगा? जी हाँ, इनकी वजह से COS आएगा, ठीक है, इनकी वजह से COS आएगा, इनकी वजह से COS नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऊपर है। लेकिन ये और ये तो है ना, इसमें तो दो हैं कि जो COS नहीं दिखा रहे, तो COS मतलब दो हैं जो COS नहीं दिखा रहे, लेकिन एक जो है वो COS दिखा रहा है, ठीक है लेकिन POS नहीं दिखा रहा। तो इस मेरे हिसाब से जो है इस क्वेश्चन में ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आना चाहिए। इसमें
COS है, इसमें COS है, COS तो प्रेजेंट है इसमें, और POS नहीं है, COS प्रेजेंट है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत है, इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें देखें, क्या इसमें POS है, इसमें POS है, क्या इसमें COS है, इसमें COS भी है, और इसमें COS सब में है, ठीक है। तो इसमें ये एक कम कर दो, तो टोटल इसमें जो है 8 बनेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेंगे। और फिर टोटल आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, टोटल आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, इसमें क्या है? अब देखो इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग ये वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा है, ये वालों से ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग है, क्योंकि इसमें तुम्हें टोटल बताने हैं स्ट्रक्चर और स्टीरियो, ठीक है। एक बार हम CL को यहाँ जोड़ देंगे, एक बार हम CL को यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक चायरल बन जाएगा, और ये अनसिमेट्रिकल है, और POS भी नहीं है और COS भी नहीं है इस पर, ये भी ये तुम्हारा जो है इसके पास तो वो चायरल नहीं है, इसके पास भी चायरल नहीं है, तो इसमें जो है इसमें इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये। तो बाकी ये मैंने थोड़ा कुछ लिख रखा है, इसको देख लेना पढ़ के क्या है ये। इसके जो है एल्कीन वाले फॉर्म और तुम्हारे ये ये तुम्हारे रिंग वाले फॉर्म हो गए, और ये अगर तुम्हारा वो बन सकता है। अब देखो इसमें जो है, इसमें POS नहीं है, ठीक है, POS नहीं है, और इसमें COS भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे अपोजिट साइड होनी चाहिए। इसमें भी POS नहीं है, लेकिन इसमें POS है, इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, ठीक है। तो इसके 3 बनेंगे टोटल, तो ये इसके आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा मैंने इसके फॉर्मूले लिखे, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड कैसा होता है, और मैलिक एसिड कैसा होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में रिडक्शन नहीं होता है, उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो फाइनल ऑक्सीडेशन नहीं करता है। कब होता है? अगर तुम्हारा देखो ओजोन के साथ में Zn और H2O, Zn और H2O है, तो ये तुम्हारा रिडक्टिव, मतलब कि ये एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव मतलब कि ओजोन और H2O है, तो मेन तो सबसे पहले ओजोन और H2O है, तो ये तुम्हारा नहीं रुकेगा, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा या कीटोन तक जाएगा। कीटोन तक तो उसमें भी जाता है, कीटोन से आगे तो दोनों में नहीं जाता, तो कीटोन तक जाएगा, या फिर CO2 H2 हो जाएगा फॉर्माइल के फॉर्म में, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये तुम्हारा। और ये फिशर का है सिस्टम। और इसमें क्या ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था, 4th अगर डैश पे है तो ओके है, और अगर हॉरिजॉन्टल इस वाली सिचुएशन में है तो वर्टिकल पे तो ओके है, ठीक है। ये कंप्लीटेड।